हेलो बच्चों, हम लोग आज करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बाकी चैप्टर को बहुत ही खूबसूरत ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है और अब एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी वैल्यू रखते हैं, एग्जामिनेशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है, तो आप इन एग्जाम्पल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। सेम टू सेम एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आइए चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 26 बोला है, इफ ए एक मैट्रिक्स से 2/2 की बोलते हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा है, प्रूफ करना है a की पावर n। और एक और मैट्रिक्स है जिसमें देखिए cos n थीटा लिखा हुआ है, साइन n थीटा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस साइन n थीटा लिखा है, इस पे गौर कीजिएगा, और cos n थीटा, सब में थीटा की जगह n थीटा आ गया है, जहां पर स्मॉल n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को साहब। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको करेंगे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो मैथमेटिकल इंडक्शन पे अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, जो Pn वाला स्टेटमेंट है, Pn वो स्टेटमेंट क्या है, An इज इक्वल टू दिस वन। तो पहले हम लोग, आपको याद होगा, पहले हम लोग 1 के लिए इसको प्रूफ करते थे। ये स्टेटमेंट है, देखिए, माइनस साइन n थीटा और cos n थीटा, है ना। तो Pn इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट करते थे कि ये ट्रू है कि नहीं, तो P1 डाला, तो a की पावर 1 डालते हैं, यानी a हो जाएगा, ये a की पावर 1 यानी a, और यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो cos 1 थीटा यानी थीटा, फिर साइन 1 थीटा यानी थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये रहा cos थीटा। तो ये देखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हाई इट इज गिवन हियर। तो P1 इज ट्रू, यही तो दिखाते थे मैथमेटिकल इंडक्शन में PMI से। तो ये देखिए, पहला वाला ट्रू था, पहली स्टेज पार हो गई। अब हम लोग क्या करते थे कि लेट Pk कोई नेचुरल नंबर रख के देते थे, मान लेते थे ये ट्रू है, Pk इज ट्रू फॉर k विच बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। इसके लिए Pk ट्रू है। Pk ट्रू होने का मतलब क्या है, Pk ट्रू होने का मतलब है a की पावर k इज इक्वल टू कॉस k थीटा साइन k थीटा, जहां n है वहां पे k पुट करते चले जाओ, माइनस साइन k थीटा, और इधर आ जाओ कॉस k थीटा। ये ट्रू है, Pk इज ट्रू, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और हमको प्रूफ करना होता था फॉर, या चेक करना होता था फॉर k प्लस 1, कि Pk प्लस 1 ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, Pk प्लस 1, k लिखा हुआ है, Pk प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें अगर हम लोग, तो फॉर Pk प्लस 1, तो Pk प्लस 1 को अगर हम लोग a की पावर k प्लस 1 ले लें, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास इस तरीके से आती है कि नहीं। तो a की पावर k प्लस 1 ले लेते थे, और इसको लिखा करते थे a की पावर k इंटू a की पावर 1, लिख सकते हो आप दोनों की पावर्स को अलग अलग करके। अब यहाँ पे a की पावर k की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, और यहाँ a की वैल्यू पुट कर देते हैं, और देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, तो इसको लिखा a की पावर k क्या है, दिस मैट्रिक्स cos k थीटा, फिर है साइन k थीटा, और यहां पे आ जाओ माइनस साइन k थीटा, और दूसरा है cos k थीटा, और इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से। तो a वाली मैट्रिक्स गिवन है, पहली वाली ये a, तो इसको लिख लो cos थीटा, और ये हो गया साइन थीटा, फिर हो गया माइनस साइन थीटा, और फिर हो गया cos थीटा साहब। ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की ये है, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन की तरफ चले गए, तो रो इंटू कॉलम करते हो, तो पहले लिखोगे दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, यानी cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू, ये माइनस आ जाएगा यहां, ये रो इंटू कॉलम करते हैं ना, cos k थीटा इंटू cos थीटा, ये लिखा, फिर साइन k थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस
साइन थीटा। ये पहला वाला कंप्लीट हुआ क्योंकि इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2/2 की आने वाली है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की। अब आगे आ जाइए, तो रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो लिखोगे कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर यहां आ जाओगे प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब आ जाओ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो आप लिखोगे माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आ जाइए माइनस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए ये मैट्रिक्स हाथ में आ गई और आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा होगा ये फॉर्मूले हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका क्या लिख देंगे आप, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी के थीटा प्लस थीटा, तो आप लिख सकते हैं के प्लस 1 थीटा। देखिए के थीटा प्लस थीटा आएगा ना, यहां से थीटा कॉमन ले लेना तो के प्लस 1 आ जाएगा। इसकी बात कर रहा हूं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाया है, कॉस ए प्लस बी बना है। ठीक है, आराम से चल रहे हैं, पकड़ना बात को। यहां आ जाओ, ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यहां बन गया। इसमें आ जाओ माइनस कॉमन ले लो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा, माइनस बाहर लेते हुए, तो माइनस साइन के प्लस 1 थीटा। यहां आ जाओ बेटा, तो यहां पर देख रहे हो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो वैल्यू आ गई कॉस के प्लस 1 थीटा, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये यहां से क्या साबित हो गया, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। क्यों, क्योंकि जब यहां पर k था, ये देखिए ट्रू था, a की पावर k था तो ये k आया था। अब यहां जब p की पावर k प्लस 1 की, ये p k प्लस 1 किया यानी a की पावर k प्लस 1, तो देखिए यहां पर k प्लस 1 आ गया, इस k की जगह k प्लस 1 आ गया, इस k की जगह k प्लस 1 आ गया। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, जैसे PMI में करते थे, p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हेंस लिखते थे, हेंस P स्टेटमेंट जो माना था Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बात खत्म हो गई है, हेंस HENCE हेंस कर दो। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो जाता है। और इन सवालों पे ध्यान देना चाहिए आपको बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेंगे, तो PMI अगर याद नहीं होगा, मतलब करने का तरीका मालूम नहीं होगा, तो मुसीबत होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, तो आप समझ गए होंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27 पे आते हैं, और देखिए ये एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कई बच्चे घबरा जाते हैं। लिखा है एग्जाम्पल 27 में, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या था कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स के इक्वल है, यहां लिख देता हूं मैं। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि दिया है यहां, तो हमारी क्या कंडीशन हुआ करती थी, याद दिलाने के लिए आपको, कि A का ट्रांसपोज अगर ले लोगे तो A मिलेगा, और अगर B का ट्रांसपोज ले लोगे तो B मिलेगा। ये है इसका मीनिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ A एंड B कम्यूट, दैट इज AB इज इक्वल टू BA। अच्छा, अब अपने को शो करना है कि AB हमारा सिमेट्रिक है, तो AB सिमेट्रिक कब होगा, जब AB का ट्रांसपोज AB के बराबर हो जाए। तो ये इसके लिए कंडीशन शो करनी, इफ एंड ओनली इफ, ध्यान से पढ़िए, कि AB इज इक्वल टू BA हो। यानी पहले हम ट्रांसपोज वाली सिचुएशन को मान के प्रूफ करें कंडीशन AB इज इक्वल टू BA, और फिर AB इज इक्वल टू BA को कंडीशन मान के प्रूफ करें कि ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों A टू B प्रूफ करें, B टू A प्रूफ करें, जो कंडीशन होती है B, उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं कि AB इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली केस 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं,
ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं कंडीशन इसके लिए, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ए बी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये ए बी के बराबर होगा। बड़ी अच्छी बात है, इसको इक्वेशन 1 चाहो तो कह लो, कोई टेंशन नहीं। अब बाय फॉर्मूला हम जानते थे कि ए बी का ट्रांसपोज जब लेते हो तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। अब इस सिचुएशन में बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है तो इसको बी लिख लो। ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है तो इसको ए लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहां कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, ये बी ए के बराबर आ गया। तो पहले हमने ये प्रूफ कर लिया कि ए बी सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब क्योंकि बोला इफ एंड ओनली इफ, तो ये कंडीशन से सिमेट्रिसिटी भी प्रूफ करनी पड़ेगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि अगर ऐसा हो तभी ऐसा हो, यानी अगर कुछ ए हो रहा है तो बी होना चाहिए और बी हो रहा है तो ए होना चाहिए, तभी इफ एंड ओनली इफ होता है। तो अब बात करते हैं केस 2 या इसी का दूसरा सिस्टम कि जब हम लेट करेंगे केस 2 में कि लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये कंडीशन मानने के बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है साहब, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए मान लेते हैं। अब गाड़ी बढ़ाते हैं, यानी मान लेते हैं कि कोई ए बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो मुझे नहीं मालूम किसके बराबर होगा, लेकिन फॉर्मूला हमें पता है, तो इस फॉर्मूले से लिख सकते हो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये तो लिखा ही जा सकता है, बड़ी सुंदर बात। अब आप इससे जानते हो कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर है, गिवन कंडीशन है। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी की बात की जा रही है, तो इसे आप बी लिख सकते हो, इसे आप ए लिख सकते हो, क्योंकि ए ट्रांसपोज के लिए भी कंडीशन ए है, तो इसे बी ए लिख दिया। अब आपने कंडीशन मानी थी कि ए बी बी ए के बराबर है, तो बी ए की जगह अब आप ए बी लिख सकते हो। कहां से? यहां से। पकड़ में आ रही बात। अब देखिए क्या हो गया कि ए बी का ट्रांसपोज हमारा ए बी ही निकल आया। हेंस ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर देखिए क्या है, हमने ए बी इक्वल टू बी ए माना था और प्रूफ क्या किया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना था, प्रूफ क्या किया, ए बी इक्वल टू बी ए है। तो दोनों ने प्रूफ कर दिया ना, वाइस वर्सा वाली कंडीशन। अब लिख सकते हो टोटल इनटू टोटल कि हेंस, पूरी सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए, हेंस ए बी इज ए सिमेट्रिक, ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if and only if AB is equal to BA। अब ये hence proved है, जो भी लिखना आप लिख सकते हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, कभी कभी लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा परेशानी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइए, तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 28 पे आते हैं और देखते हैं क्या बोलता है अपने से। तो बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, 2x2 की बी और सी, 3 मैट्रिक्स दिए हैं। फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हमें ऐसी डी मैट्रिक्स निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पर देखिए सी और डी आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब सी और डी मल्टीप्लाई होंगे तो डी मैट्रिक्स कैसी, देखिए सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर है 2x2। अगर डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, नहीं पहला तो होना चाहिए पक्की तौर पे 2। समझिएगा, है कि नहीं, तभी तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। अब अगर इसको इसको रोज को, नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रो के बराबर कर दिया, इसको m मान लीजिए। अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा 2/m मिलेगा, सी डी का f मान लेते हैं मैट्रिक्स मिलेगा जो कि 2/m ऑर्डर का मिलेगा। बड़ी अच्छी बात। अब ये जो f मैट्रिक्स है, समझना, ये जो f मैट्रिक्स है 2/m ऑर्डर की, वो सब्सट्रैक्ट हो रही है AB से। और AB मैट्रिक्स कैसी है, देखिए ध्यान से, A है 2/2 और मल्टीप्लाई हो रही है 2/2 मैट्रिक्स से। तो रिजल्टेंट AB का कितना ऑर्डर आ रहा है, ये आ रहा है अगेन, ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर 2/2 मिलेगी।
तो इसका ऑर्डर क्या है ए बी मैट्रिक्स का 2/2। पकड़ना मेरी बात, ये मैट्रिक्स इसमें से घट रही है। आप जानते हैं सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही जुड़ सकती है या घट सकती है, यानी इस m की कहानी इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है। नहीं घटेगी क्यों? घट ही नहीं पाएगी। तो साफ तौर पे दिख रहा है ये 2/2 है, तो इसको भी 2/2 होना चाहिए। यानी हमें ये पता चल गया कि f का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। और f क्या है? f का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, यानी m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब m की वैल्यू 2 है तो हमारी D मैट्रिक्स क्या बन गई है? अब ये देखो ध्यान से, D मैट्रिक्स है 2/2 की। अब तो ये हमने कैसे समझा कि D जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की होगी, ये मैंने बताया। वर्किंग तो शुरू कर देंगे अभी हम, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आए कि ऐसा क्यों हुआ। पकड़े ना? तो D होगी 2/2 ऑर्डर की। क्यों होगी मैंने आपको बताया। ध्यान से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ये लॉजिक कॉन्सेप्ट आनी चाहिए आपको, तभी मजा आएगा मैथ्स करने का। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये आपने पकड़ लिया। अब डी मैट्रिक्स को अज्यूम कर लो कोई ए बी सी डी, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये पक्का हो चुका है। अब इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं इस मैट्रिक्स को, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए साहब, तो पहला वाला था सी डी, तो सी लिख लेते हैं यहां पर 2 5 3 8। उसके बाद सी के बाद ये इक्वेशन लिख रहे हैं डी। डी हमारी है ए बी सी डी, और ये इक्वल नहीं, सब्सट्रैक्ट हो रही है। चाहो तो इक्वल भी लिख सकते हो। सब्सट्रैक्ट हो रही है ए बी से, तो ए कितनी है बेटा? ए है 2 - 1 3 4, और बी कितनी है? 5 2 7 4, 5 2 7 4, और ये 0 है, यानी नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ये भी 2/2 की क्यों होगी? क्योंकि 2/2 की ही आपस में घट रही है, तो रिजल्ट भी 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। अब चलिए रो बाई कॉलम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं पहली वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस 5c, फिर 2b प्लस 5d, यहां आ जाओ 3a प्लस 8c, फिर 3b प्लस 8d। ये मैट्रिक्स बनी पहली, माइनस दूसरा का मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम, आप जानते ही हैं रो से कॉलम, तो 2/10, 2 × 10, ये 2 × 5 यानी 10, -1 × 7 यानी -7। फिर इधर आ जाओ 2 × 2 4, और -1 × -4। आगे चलते 3 × 5 15, और 4 × 7 28, फिर 3/2 6, और 4/4 16, और ये वैल्यू कितने के बराबर है? नल मैट्रिक्स के बराबर। ये चाहे तो बार बार की जगह एक बार ही लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग बेटा, और ये अब यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू, इसको लिख लो एक बार और बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d, 4 अननोन है इसमें, तो 4 इक्वेशन अपने हाथ लगनी चाहिए, जो लग जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं लगती। अब यह माइनस, और इसको पकड़ लो तो यहां आ जाएगा 3 0 15 और 28, तो 28 और 10 38 और 5 43, और यहां आ गया 10 16 और 6 22 बराबर नल मैट्रिक्स या 0 0 लिख के छोड़ दीजिए आप। बहुत अच्छी बात। अब घटा के लिख लो, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a प्लस 5c माइनस 3, 2b प्लस 5d माइनस 0, और 3a प्लस 8c माइनस 43, और यहाँ है 3b प्लस 8d माइनस 22। इनकी वैल्यूज किसके बराबर हैं? नल मैट्रिक्स के बराबर हैं, 0 0 0 0। ये कहानी सेट है। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे बराबर होते हैं, तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी? 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या बनी? 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू 0। इधर आ जाओ, तो 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 8d इज माइनस 22
इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, सॉल्व करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। निकालना ही चाहें अगर तो इनमें से कोई कोफिशिएंट हम लोग कॉमन कर लेंगे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और आपस में घटा दो। तो पहले को हमने मल्टीप्लाई कितने से किया है, इंटू 3, तो आ गया 6 से 15c माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इस वाले को हमने मल्टीप्लाई किया है कितने से, इंटू 2 से। ये सब आप जानते हैं, सीधे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। ये 16c और यहाँ करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 86। अब आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, तो ये 6 से 6 से कट गया और यहाँ आ जाएगा -c, आ गया ना। और ये 86 में से 9 घटा दो तो 6 और 3 9 77 बचा, है ना। 6 3 9, ठीक है बेटा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -77। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का था, ये प्लस की वैल्यू आएगी, तो ये प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 77। अब 77 की वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं, सपोज करिए पहली इक्वेशन में यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो गया साहब 2a प्लस 5 इंटू 77, तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 70 इंटू 5 350, 70 इंटू 5 35, तो 385 है ना। ये 77 है ना, तो मैंने क्या किया, 70 से मल्टीप्लाई करिए 350 हो गया, फिर 7 से 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, तो 350 में 35 जोड़ दिया है, तो 385 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a और 385 में अगर 3 घटा देंगे तो 382 बचेगा, तो इसको इधर ले लो, माइनस का 382 कर लेते हैं हम लोग। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की आ गई 191, ये a की वैल्यू आती दिख रही है C77 डालने पर, तो ये आ गया a -191। तो a हो गया -191। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बेटा, तो इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लीजिए और इधर ही चलिए देख लेते हैं। फिर वही 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3 2 जा 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे अपॉन करके, तो 2 से किया तो 6 भी किसी भी तरह सॉल्व कर लो बेटा, ये सब तो आता है आपको। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16d आ गया, ये 44 आ गया बराबर 0। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 6b कट गया और यहाँ आ गया -d और प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू हो गई 44। अब d की वैल्यू 44 है तो यहाँ पुट कर दो पहली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो 2b प्लस 44 इंटू 5, तो 540 होता है 200 और फिर 20 और 200, तो यहाँ पर d44 था ही। आपने इस इक्वेशन में बेटा 2b प्लस 5d माइनस 0 में ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी थी, 2b लिख दिया प्लस 5 और 44 इंटू d, तो ये आ गया 220 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -220/2 विच इज इक्वल टू -110। तो a b c d सब हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर d में उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, तो ये देखिए d का आंसर यहाँ लिखोगे a, और a हमारा है -191, b कितना है, तो b हमने निकाला -110, c कितना है, तो c निकाला +77, और d कितना है बेटा, तो d है वो 44। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे। मैंने पूरे ही सॉल्व करके दिखा दिया, जबकि इक्वेशन नॉर्मली आप सॉल्व कर लेते, करने की जरूरत नहीं थी, कर रहा था तो मैं कर गया। तो ये आप इसको पकड़ लीजिए, और ऐसे सवाल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टिक करके रखिए, और आपको आने चाहिए, एग्जामिनेशन में कभी भी आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।